सैनिक भाइयों नमस्कार। आज हम लोग जो कपिल भाई से कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी ले लेंगे जो अपना एल्फर के बारे में कपिल भाई क्या बता रहे एक बार सुनेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी। आप मेरे को लाइव देख रहे हो मेरे YouTube चैनल से। अभी भाई नहीं जुड़े हैं क्योंकि थोड़ा सा पहले नोटिफिकेशन नहीं डाला मैंने, तो थोड़ी सी देर लग जाएगी। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, अपनी सुरक्षा रखो गर्मी में। खासकर जो बुजुर्ग हैं वे थोड़ा सा परहेज करें दोपहर में घर से बाहर निकलने में। जो भी काम हो वो अपने जल्दी जल्दी सुबह या शाम को निपटा लें। कुछ सवाल भी आए हुए हैं पूर्व सैनिकों के, और कुछ सवाल में जो आप लोग देख रहे हैं आप कमेंट करके लिख सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा उसकी जानकारी देने के लिए। पूर्व सैनिकों से संबंधित ए से जेड तक कोई भी सवाल, पे, पेंशन, कोई नोटिफिकेशन, कोई वेलफेयर की स्कीम, आप किसी भी प्रकार से कोई भी सवाल आप लिख सकते हो। मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर आप किसी से राय लेने भी जाते हो ना, खासकर आप वकीलों से पे, पेंशन की, वेलफेयर की सुविधाओं की, तो वो आपको फ्री में राय नहीं देते। उनकी फीस होती है, किसी की 1000 रुपये होती है, किसी की 2000, किसी की 3100 रुपये। जो लीगल को जानते हैं वो भाई जानते होंगे इस चीज़ को अच्छी तरह से। तो मैं तो आपको जितनी जानकारी है आपको घर बैठे हुए मैं दे रहा हूँ, मार्गदर्शन कर रहा हूँ। उसके बाद में कार्रवाई तो आप लोगों को करनी पड़ेगी। कपिल फौजी आपकी कार्रवाई नहीं करेगा, मैं तो रास्ता दिखा सकता हूँ जितनी मेरे को जानकारी। कुछ सवाल भी है भाई। सबसे पहले एक सैनिक विधवा है मंगला जी, उन्होंने बहुत ही अच्छा एक सवाल पूछा है कि जो दिव्यांग बच्चे होते हैं पूर्व सैनिकों के, उनको भारत सरकार की तरफ से क्या लाभ दिया जाता है? उनके लिए कोई स्कीम है? जो दिव्यांग बच्चे हैं पूर्व सैनिकों की। बहुत ही अच्छा सवाल है। हमारे सैनिक समाज में बहुत सारे परिवार ऐसे होंगे जिनके बच्चे दिव्यांग होंगे जन्म से ही, या बाद में कोई एक्सीडेंट हो गया हो, या किसी भी प्रकार से। देखो, भगवान के हाथ में भाई, भगवान क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है उस चीज़ को तो हम नहीं फेर सकते। पर मैं सैनिक विधवा मंगला जी को बताना चाहता हूँ, बिल्कुल है। जो पूर्व सैनिकों के बच्चे दिव्यांग हैं उनके लिए भारत सरकार की तरफ से डिसेबल्ड चाइल्ड ग्रांट है, जो पर मंथ 3000 रुपये है। इसके अलावा एजुकेशन के लिए है। और अगर हम तीनों सेनाओं की बात करें तो आपने बताया नहीं मेरे को, आप तीनों सेनाओं में से किससे संबंधित हैं, तो मैं बता सकता था कि भारतीय सेना क्या वेलफेयर करती है, भारतीय नौसेना क्या वेलफेयर करती है, और भारतीय वायुसेना क्या वेलफेयर करती है। पर मैं बताना चाहता हूं कि केंद्रीय सैनिक बोर्ड जो सीधा रक्षा मंत्रालय से संबंध रखता है, उसके अंदर एक ग्रांट है, डिसेबल्ड चाइल्ड ग्रांट। इसके पूरे कागजात आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, और आपको जो कार्रवाई करनी है वो आपको अपने जिला सैनिक बोर्ड से करनी है। जो बच्चा है उसका मेडिकल का सर्टिफिकेट लगेगा, 100% वो डिसेबल होना चाहिए, और उसको पर मंथ 3000 रुपये मिलेगी। दूसरी बात आई एक
और बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले, ये बात बहुत ज़रूरी है, सुनने की चीज़ है ये, तो बहुत सारे यूट्यूबर वो अलग अलग मैसेज डाल के या वीडियो बना के एक भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, एक बरगलाने का काम कर रहे हैं कि 50% जो डीए मर्ज हो जाता है बेसिक में, तो उसका केंद्रीय कर्मचारियों पर और पेंशनरों पर नुकसान होगा मर्ज होने से। अब मेरे को नहीं मालूम ये कौन से बुद्धिजीव हैं या ये कौन से सीए या वित्त मंत्रालय के अंदर बैठे हुए हैं, पर लोग अच्छी तरह से इनसे गुमराह होते हैं। ये बिल्कुल गलत चीज़ है, क्योंकि पे कमीशन 5 में ये फार्मूला था और 7 में ये फार्मूला नहीं है, पर लगता है कि अब की बार दबाव है सरकार पे, क्योंकि गठबंधन की सरकार है, तो हो सकता है कि मर्ज हो जाए, और मर्ज हो जाए तो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। तो हम एक छोटा सा उदाहरण मैं आप लोगों को देता हूं। एक सिपाही जो 17 साल की नौकरी करके आया है, आज फिलहाल उसकी जो पेंशन है वो है 18,807 रुपये, और 50% उसका डीए है 9403 रुपये। टोटल जो उसकी पेंशन है 28,210 रुपये। अगर 18,807 पर मान लेते हैं 4% डीए की बढ़ोतरी होगी जुलाई में 2024 में, तो 18,807 पर 4% की बढ़ोतरी डीए मिलेगा 752 रुपये। कितना मिला? 752 रुपये। अगर जो आज फिलहाल 50% डीए बेसिक पेंशन में मर्ज हो जाता है, तो 18,807 प्लस 9403, तो टोटल हो गया 28,210। तो नई बेसिक पेंशन जो बनेगी वो बनेगी 28,210 रुपये। और इस पे अगर 4% का डीए बढ़ोतरी हो जाती है तो सीधा सीधा 1128 रुपये डीए के रूप में मिलेंगे। तो फायदा हुआ कितना? 376 रुपये का सीधा। एक तो 18,807 पर 4% डीए मिलेगा 792 रुपये, और डीए मर्ज हो जाता है तो 28,210 पर मिलेगा 1128 रुपये। तो कोई नुकसान नहीं है, ये तो फायदा ही फायदा है। 376 रुपये का सीधा, मतलब 1/3 और बढ़ोतरी हो जाएगी। तो ये जो गुमराह करने वाले हैं ना, कोट टाई वाले, ये इस तरह से आप लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। पर ये तो एक सिंपल हा मेथड है, आप खुद भी इसको सोच सकते हो कि कब तक ये आप लोगों को भ्रमित करेंगे। ओआरओपी 3 जुलाई 2024 के अंदर रिवीजन है, उसके दिन बचे हैं सिर्फ 20 दिन। 20 दिन के बाद में देखते हैं सरकार इस पे क्या डिसीजन लेती है, क्योंकि मैं फिर कहूंगा कि सरकार गठबंधन की है तो सरकार दबाव में रहेगी। ऊपर से अगर पूर्व सैनिक भी दबाव बनाएंगे तो हो सकता है कि जल्द से जल्द OROP 3 की टेबल निकल जाए। मिलिट्री सर्विस पे इसका केस देश के 2 हाई कोर्ट में चल रहा है, एक उड़ीसा हाई कोर्ट में, एक दिल्ली हाई कोर्ट में। इसकी तारीखें आगे हैं, अब क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो तो आगे चल के होगा। इसमें प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ऑन रिक्वेस्ट डिस्चार्ज के भाई पूछ रहा है सतपाल जी कि सर इनको 1 रैंक 1 पेंशन 3 में लाभ मिलेगा। भाई बात ऐसी है, 7 नवंबर 2015 का नोटिफिकेशन है, उसके अनुसार जो ऑन रिक्वेस्ट डिस्चार्ज पेंशन आए हुए जवान हैं उनको OROP 2 से बाहर रखा गया, उनको कोई लाभ नहीं दिया गया। और उसके बाद में जो एक्स सर्विसमैन मूवमेंट है और जिसके अध्यक्ष हैं माननीय
मेजर जनरल सतवीर सिंह जी ने 2016 में माननीय सुप्रीम कोर्ट में गए थे वो आरोपी को लेके, और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो 7 नवंबर 2015 का जो नोटिफिकेशन था भारत सरकार का, वो एक तरह से लीगल कर दिया। मतलब सरल भाषा में समझाऊं तो 7 नवंबर 2015 के नोटिफिकेशन में ऑन रिक्वेस्ट डिस्चार्ज वालों को 1 रैंक ऑन पेंशन का लाभ नहीं देने के बारे में लिखा है, उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी जायज कर दिया। अब भारत सरकार के पास में एक तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो उसके हक में चला गया। जो मेजर जनरल सतवीर सिंह जी ने जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो केस डाला था वो एक तरह से ऑन रिक्वेस्ट को बाहर रखते हुए और वो जजमेंट भारत सरकार के हक में चला गया, जबकि केस किया था एक्स सर्विसमैन संस्था ने। एनएफयू का भी केस माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, पर एनएफयू पूर्व जवान जेसीओ को नहीं मिलेगी। एनएफयू अलग चीज है, नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन, वो सिर्फ अधिकारियों के लिए है, आप उसमें नहीं है। अब आने दो भाई, जो भी सवाल है वो आने दो, मैं सब कह दूंगा। रकीब खान जी सलाम वालेकुम सर। राजकुमार भाई साहब, ये मोदी है, मोदी कुछ देने वाला नहीं है। राम अवतार जी नमस्कार। राम अवतार परमेश्वर सर मैंने बता दिया। करतार सिंह गुड डे। भगवान पाटिल जी राम राम जी। राजकुमार सर कम्यूटेशन का क्या चल रहा है? कम्यूटेशन का क्या चल रहा है? जो एप्लीकेशन चल रही है नहीं, हाँ ये बहुत अच्छा, राजकुमार सर ने बहुत अच्छा सवाल पूछा। कम्यूटेशन के ऊपर एक एप्लीकेशन व्हाट्सएप माफिया में चल रहा है। व्हाट्सएप, इसको मैं माफिया ही बोलता हूँ, क्योंकि व्हाट्सएप के ऊपर जो हाउसिंग सोसाइटी के जो अंकल हैं वो इस तरह की बरगलाने की खबरें चलाते हैं कि ये एप्लीकेशन भर के भेज दो रिकॉर्ड में, आपका कम्यूटेशन है वो 11 साल में बंद हो जाएगा। बिल्कुल नहीं है। वो एप्लीकेशन किसी भी डिपार्टमेंट से नहीं निकली है, वो किसी व्यक्ति की शरारत है कि ये केस का जजमेंट आ गया, ये केस का जजमेंट आ गया। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, सबसे पहले केरला हाईकोर्ट का जजमेंट आया, पर वो केरला राज्य के जो कर्मचारी हैं, स्टेट के कर्मचारी हैं, उनके लिए था वो, ना कि केंद्र सरकार के लिए। उसके बाद में गुजरात हाईकोर्ट का भी आया हुआ है। उसके बाद में पंजाब हाईकोर्ट का जो हवाला दिया जा रहा है जजमेंट में, तो बहुत सारे जजमेंट है, पर वो जो जजमेंट है वो पंजाब सरकार के जो कर्मचारी हैं सिर्फ उनके लिए है, वो केंद्र के कर्मचारियों के लिए नहीं है। हम केंद्र के कर्मचारी हैं, पूर्व सैनिक जो हैं वो केंद्र के कर्मचारी हैं। तो ये एक तरह से जो व्हाट्सएप माफिया है वही आप लोगों को बरगलाने का काम करता है कि एप्लीकेशन भर दो, ये कर दो। नहीं, जो आपका कट रहा है वो कटेगा। हाँ, कोई इसको माननीय कोर्ट में ले जाए तब एक अलग बात है कि कोई जजमेंट आए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए, पूर्व सैनिकों के लिए, तब ये बंद हो सकता है। नहीं तो एप्लीकेशन आप कहीं भी भर के भेजते रहो, उसका कोई फायदा नहीं।